हेलो गाइस, आज हम क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं और फर्स्ट चैप्टर का नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग वाला चैप्टर है, आप लोगों को समझने में बहुत ही मजा आने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम भारत के बारे में पढ़ेंगे कि भारत को किस प्रकार से आज़ादी मिली। भारत ने को आज़ादी मिलने के बाद भारत के राजनेताओं ने यानी कि लोकप्रिय नेताओं ने भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से काम किए जो आज भी सराहनीय हैं। जैसे कि 565 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के अंदर विलय किया। भारत जब आजाद हुआ तो भारत पर किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, इन सभी बातों की चर्चा हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। 1947 से पहले क्या विश्व के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान नामक दो शब्दों का कोई मतलब था? कोई भी नहीं जानता था। लेकिन 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का तर्क देते हुए हिंदुस्तान को, भारत को यानी कि ब्रिटिश इंडिया को दो भागों में बांट दिया। 1947 से पहले कोई हिंदू, कोई मुस्लिम जैसे कोई भी शब्द नहीं चल रहा था, मगर मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू और मुसलमान को दो तराजू पर रख दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के अंदर कहा कि मुस्लिम हिंदू से धर्म, बोली, पहनावा, खान पीन आदि चीज़ों से बिल्कुल अलग है, इसलिए मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र मिलना चाहिए, यानी कि एक अलग भूभाग मिलना चाहिए जिसमें वो अपने धर्म को प्रोत्साहित कर सके। जब ये बात गांधी जी को मालूम चली तो गांधी जी बहुत ज़्यादा निराश हो गए। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम ये दो अलग अलग प्राणी नहीं, एक शरीर में एक हृदय जैसे हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को एक अलग राष्ट्र बनाना था और उस राष्ट्र के अंदर प्रथम प्रधानमंत्री बनना था। उसके लिए इन्होंने ये तर्क देते हुए, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का तर्क देते हुए हिंदू और मुसलमान को बांट दिया और वहीं से हिंदू मुसलमान में खाई खुल गई। और एक संघर्ष के बाद 14-15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि को हिंदुस्तान आजाद हुआ। मध्य रात्रि को आधी रात का सूरज भी कहा जाता है। मैं सभी में आप लोगों को बता रहा हूं कि ये चैप्टर बहुत ही भावनात्मक है, हृदय के साथ जुड़ा हुआ है। रट्टाफिकेशन इसके अंदर बिल्कुल नहीं चलेगी, आपको मन से समझना पड़ेगा इस चैप्टर को और बहुत ही मजा आने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। मैंने आपको एक शब्द बोला, आधी रात का सूरज। वो क्यों? 1947 से पहले हर एक नागरिक के लिए आज़ादी एक स्वप्न था कि हमें आज़ादी मिले, हमारा खुद का शासन हो। तो मध्य रात्रि को जब वो आज़ादी मिली तो वो एक सूरज के समान थी, एक किरण के समान थी, यानी कि हमारे पास एक आज़ादी मिली, एक रोशनी मिली। लेकिन आज़ादी तो हमें बहुत ही मुश्किलों के साथ मिली, खूनी त्रासदा को झेलते हुए मिली, हिंदू मुसलमान के झगड़ों के बाद मिली। क्योंकि द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का अर्थ मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया था और हिंदू मुसलमान को अलग कर दिया था। ये कहानी तो हो गई 1947 की, 1947 तक की। अब इस थोड़े इमोशनल पार्ट को पीछे छोड़ लेते हैं। अब 1947 से आगे हम चलते हैं। अब जो हो गया सो हो गया। 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हो गया तो हमारे भारत के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां सामने आई। हमने देखा कि विभिन्न धर्मों के लोग हमारे भारत के अंदर विद्यमान हैं। इस बात की चिंता सताने लगी हमें कि अभी तो हाल फिलहाल खूनी त्रासदार लड़ाई लड़के, धर्म की खूनी त्रासदार लड़ाई लड़के हम अलग हुए हैं और हिंदुस्तान को देखा गया तो विभिन्न धर्मों के लोग उसके अंदर
कहीं ऐसी त्रासदा और ऐसी खूनी लड़ाई फिर से ना हो। मन बड़ा विचलित हो गया। राजनेताओं के पास बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तो उस टाइम में कहा जाता है कि जब देश आजाद हुआ तो भारत के नेताओं के पास 3 प्रकार की सबसे बड़ी समस्या थी। लोगों को एकता के सूत्र में बांधना, दूसरी संसदीय लोकतंत्र की स्थापना करना, तीसरी प्रगतिशील राष्ट्र यानी हर एक के लिए न्याय की स्थापना करना। ये राजनेताओं के लिए एक चुनौती था, क्योंकि लोगों को एकता के सूत्र में बांधना बहुत ही कठिन कार्य था। पाकिस्तान तो बन गया अपना इस्लाम धर्म लेके, एक धर्म उसके पास। भारत को देखा गया तो यार विभिन्न धर्म के लोग उसके अंदर, तो उसको एकता के सूत्र में कैसे बांधा जाए। इसके लिए राजनेताओं ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई और इसको बांध लिया गया। आज 2020 चल रहा है, हम विभिन्न धर्मों के लोग इस भारत के अंदर विद्वान हैं और किसी प्रकार का कोई भी दंगा और अशांति नहीं। यानी कि 1947 के बाद राजनेताओं ने जिस प्रकार के कार्य किए बहुत ही सराहनीय थे। दूसरा, संसदीय लोकतंत्र की स्थापना करना। अब जोश वाले पॉइंट इसके अंदर आएंगे। जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास भी विकल्प था कि हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएं और साम्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाएं, या हम तानाशाह व्यवस्था को भी अपना सकते थे, मगर हमारे राजनेताओं ने ये व्यवस्थाओं को बिल्कुल नहीं अपनाया। क्योंकि भाई लोगों ने सिर्फ शोषण सहा था, कभी शासन का स्वाद तो उन लोगों ने चखा ही नहीं था। और लोकतंत्र का अर्थ ही क्या होता है? लोगों का शासन। इसलिए भारत के नेताओं ने जनता को लोकतंत्र में रखा, यानी संसदीय लोकतंत्र की स्थापना करी, यानी कि लोगों का शासन हो हमारे देश के अंदर, उन पर किसी प्रकार का कोई शोषण ना हो, वो आजादी से अपने देश के अंदर रह सके। तीसरा पॉइंट, प्रगतिशील राष्ट्र यानी हर एक के लिए न्याय। ऐसी व्यवस्था की जाए अपने संविधान के अंदर कि प्रत्येक नागरिक को समान समझा जाए, प्रत्येक नागरिक को समान न्याय मिले। तो आप लोगों को तो मालूम ही है, 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर हमारा संविधान तैयार हुआ और इस संविधान के अंदर रंग से लेकर राजा तक के नियम, कानून, अधिकार, हर चीज लिखे गए और किसी भी वर्ग को तुच्छ या नीचे नहीं रखा गया, उनको समानता मिली। इस प्रकार के कार्य हमारे राजनेताओं ने किए जो आज भी सराहनीय है। मैंने आप लोगों को कहा था ना, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा विभाजन। विभाजन के अंदर हमने किस किस प्रकार की त्रासदा सही, मैंने ऊपर आप लोगों को झलक थोड़ी सी बताई थी। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं इसका विवरण पूरे तरीके से करूंगा। नेक्स्ट, विभाजन का क्या परिणाम निकला। जब विभाजन हो गया तो किस प्रकार की समस्याओं का सामना भारत को करना पड़ा। तीसरा, नेक्स्ट, देशी रियासतों का भारत में विलय किस प्रकार हुआ। बहुत ही उम्दा पॉइंट और बहुत ही सराहनीय पॉइंट। विलय का मतलब जोड़ना। अब आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत और पाकिस्तान जब 2 अलग राष्ट्र बने तो उस टाइम ब्रिटिश इंडिया, भारत और पाकिस्तान एक था और इसको ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना जाता था। इस ब्रिटिश इंडिया के अंदर 565 रियासतें थीं। जब अंग्रेज यहां से गए तो उन्होंने रियासतों को, यानी कि रियासतों के राजाओं को एक अधिकार दिया। देख लो, अंग्रेजों की चाल थी कि हम तो यहां से निकल ही रहे हैं, ये भारत जो इनको देते हुए जा रहे हैं इसमें भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। 565 रियासतों के राजाओं को अंग्रेजों द्वारा यह अधिकार मिला कि उनकी मर्जी है कि वो पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं या भारत में, या इंडिविजुअल अपना शासन करना चाहते हैं। ये पूरा अधिकार किसके हाथों में था? रियासतों के राजाओं के पास। लेकिन भारत के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, बहुत ही उम्दा सम्मानित व्यक्ति, जिन्होंने इन 565 रियासतों को भारत में विलय करवाया।
यानी कि जोड़ा। कुछ प्यार से माने तो उनको प्यार से एंटर किया गया, कुछ लालच देके एंटर किया गया और कुछ बलपूर्वक शामिल किया गया। मजबूरी थी, समय की मांग थी। अगर ये 565 रियासतें उस भारत के अंदर अपना एक अलग अस्तित्व रखती तो आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू एंड कश्मीर, ये एक आज के टाइम में छोटे छोटे देश होते हैं। आज के टाइम पे हमारा इनके ऊपर किसी प्रकार का कोई अधिपत्य नहीं होता। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जहां ताकत के साथ विलय करवाना है वहां ताकत के साथ विलय करवाया, जहां प्यार से विलय करवाना था वहां प्यार से करवाया, जहां लालच देना था वहां लालच देके काम करवाया। जब हम विलय के बारे में पढ़ेंगे तो इन 4 जूनागढ़, हैदराबाद, मणिपुर और जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इनमें से एक जरूर क्वेश्चन बनता है। एंड लास्ट, राज्यों का पूर्ण गठन। जब देश आजाद हुआ था तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत के अंदर थे, मगर आज की इनकी संख्या बढ़ गई है। तो आप लोग मुझे बताओ कि अभी वर्तमान के अंदर कितने राज्य और कितने केंद्र हैं? कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, बाकी मैं आंसर आपको बता दूंगा। तो मैं पहले बता रहा हूँ ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही मजा आने वाला है इसको समझने के लिए। तो प्लीज बने रहें। अगर मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई हो तो प्लीज कमेंट में मेरे को जरूर बताएं कि मुझे बात आपकी समझ आई, क्योंकि मेहनत कर रहा हूं तो चाहता हूं कि आप लोगों से कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू मिले। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 2 में, जो इसके टॉपिक वाइज होगा। मैं एनसीईआरटी के टॉपिक के हिसाब से चलूंगा। एनसीईआरटी की पेज पे जो पहला टॉपिक दिया होगा वो होगा मेरा पार्ट नंबर 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो सही में अच्छी लगी तो ये तो बनता है प्लीज। थैंक यू, बाय बाय।